ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। तो आपको समझना पड़ेगा ग्राफ क्या है। इसको मिटा देंगे, दिख रहा होगा जी। तो ग्राफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि आपको ग्राफ के बारे में इम्पोर्टेंसी बताना वैसा ही है जैसे हम लोग सूर्य को दिया दिखाना, बस इतना ही आप समझिए, ठीक। क्योंकि ग्राफ आपके सिलेबस का एक अति इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसे इग्नोर करना भी चाहें तो मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्री एडवाइस है कि आप इसे इग्नोर ना करें। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक नहीं होगा। ऐसा मत बोलिए, सोचिए कि हम बोलेंगे होगा, नहीं होने वाला है, लाभदायक एकदम नहीं होने वाला है। यदि आप ग्राफ पे आपका पकड़ है तो आपका मैथ और आपका फिजिक्स आपकी उंगली पर है। यदि ग्राफ पर आपका पकड़ नहीं है तो अभी अगर आपकी उंगली पर है तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ खोट है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ के बारे में, ग्राफ थ्योरी के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ को आपको समझना है। तो सबसे पहली बात, ग्राफ में एंट्री करने से पहले आप एक टर्म को समझिए। उस टर्म का नाम है फंक्शन। ग्राफ को एंट्री करने से पहले आप एक टर्म को समझिए, उस टर्म का नाम है फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? मैथमेटिक्स वाले बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा कि फंक्शन इज दिस, फंक्शन इज दिस, इस प्रकार की ढेर सारी कहानियाँ। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मेरा मानना फिजिक्स और मैथ के बारे में कुछ थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए प्लीज़ आप अगर मैथ और फिजिक्स को पढ़ते हैं तो आप बॉटम ऑफ योर हार्ट, अपने तहे दिल से पढ़िए। आप उसे दिमाग से थोड़ा कम और दिल से थोड़ा अधिक फील कीजिए। अगर आप फील करते हैं तब जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बैठेगा तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि आप कभी उसको नहीं भूल पाएंगे। अगर आप भुलाना भी चाहते हैं तो उससे आप नहीं भूल पाएंगे। वैसे ही मान लीजिए आप 10 दिन बेड पर पड़े हैं, भगवान न करे ऐसा हो, कभी आप बीमार पड़ गए, हम बीमार पड़ गए और 10 दिन बेड रेस्ट में हैं। क्या अगर 11वां दिन उठेंगे तो चलना भूल जाएंगे? नहीं। क्यों? आपका भी जवाब है नहीं। क्यों? इसीलिए क्योंकि चलना हमारे खून में है, उसे हम लोग नहीं भूल सकते। तो हम लोग मैथ क्यों भूलते हैं, फिजिक्स क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम लोग अभी तक उसको खून में नहीं लाए हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप उस चीज़ को अपने अंदर आने दीजिए। आप अपने शरीर में उसको घुलने दीजिए, आप अपनी आत्मा में उसको बसने दीजिए। और इसी के लिए एक शब्द आता है जिसका नाम है आत्मसात करना। अपनी आत्मा में उसको जगह देना, अपने मन के अंदर उसे धारण कर लेना, ये वर्ड है आत्मसात करना। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरी बात को मानेंगे और अपनी तैयारी को एक नया सा मुकाम देंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना है फंक्शन क्या है। तो फिजिक्स में फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मशीन। जैसे मान लो आपके गांव में देखे होंगे आप, आटा चक्की मशीन, वो क्या किया, गेहूं लिया, आटा दिया। तो गेहूं ये क्या लेता है, इनपुट, और आपको क्या दिया, आउटपुट। तो यही है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, वो एक इनपुट लेकर के आपको आउटपुट प्रदान करता है। वो एक इनपुट लेकर के आपको आउटपुट प्रदान कर देता है। हालांकि अभी तो हम लोग सिंगल इनपुट पढ़े हैं, मल्टीपल इनपुट भी फंक्शन में होता है, मल्टीपल इनपुट। लेकिन मल्टीपल इनपुट को अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंगल इनपुट से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब इनपुट एक ही होगा, एक ही, और आपको आउटपुट भी एक ही मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि ये जो फंक्शन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक मशीन है, वो एक प्रोसेस है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। कैसे? मान लो हमने एक फंक्शन लिया f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये जो x है इसको बोलते हैं इनपुट, और ये जो f है इसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे आप x का वैल्यू, यहाँ पे आप x का वैल्यू रखेंगे। तो मान लीजिए कि आपने x का वैल्यू 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1, तो क्या बन गया, f1 बराबर 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। जब इनपुट x लिया तो आउटपुट क्या दिया, 1 दिया। तो जब यदि x का मान 2 ले लें तो f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। यदि हम इनपुट 3 दें तो f3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो सर ये जो आपके सामने फंक्शन है वो एक प्रोसेस है जो एक प्रकार के इनपुट को लेकर के आपके सामने आउटपुट को प्रकट करता है, इस प्रकार से आपके सामने रखता है। तो वैसा प्रोसेस या वैसा मशीन जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। बहुत प्रकार का फंक्शन होता है जिसे हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ग्राफ का चैप्टर है, इसे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी मान आता है, जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे एक टर्म है पढ़ने के लिए, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं
जिसे जो रियल ना हो, जो वास्तविक ना हो, मतलब जिसका मान अवास्तविक हो। तो ये जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपने बोला t² इक्वल टू 2 और दूसरा आपने बोला x² इक्वल टू 2, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं x बराबर ±2, सॉल्व करते हैं। यस सर, ये मान लो कोई वैल्यू है और ये समय है, तो t² बराबर 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा +-2। मतलब क्या, t का एक मान 2 आया और t का एक मान -2 आया। समझिए इसको, t का एक वैल्यू +2 है और t का एक वैल्यू -2 है, लेकिन है ये क्या, समय। ठीक है, सॉल्व किस में किया, मैथ में किया। सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि समय कभी निगेटिव होता है क्या? समय, क्या आपका घड़ी कभी उल्टा भी घूमने लगता है? नहीं ना, नहीं घूमता है। इसीलिए समय को हम लोग निगेटिव नहीं मानते हैं, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यदि t फॉर टाइम है तो टाइम का वैल्यू +2 लीजिएगा कि -2 लीजिएगा, हमेशा क्या लेंगे, +2। इसीलिए समय के लिए ये जो +2 है इसको बोलते हैं रियल वैल्यू। क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू। और ये जो आपका -2 है इसको बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू। इसका नाम क्या है, इमेजिनरी वैल्यू। समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर मिल गया है तो इसका मतलब वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझे कि फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन वैल्यू देता है, रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे इस फंक्शन में, ग्राफ थ्योरी में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शन के बारे में या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो वैसा फंक्शन होता है जो हमेशा आपको एक रियल वैल्यू देगा। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब वैसा फंक्शन जो हमेशा आउटपुट जो देगा वो एक रियल देगा, एक वास्तविक मान देगा। ठीक है, मतलब आप भी उसे वास्तविक मान दें और वो भी आपको वास्तविक मान ही देगा। ठीक है, तो वैसे फंक्शन का नाम क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। और आज के इस क्लास में हम लोग इमेजिनरी फंक्शन भी होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग करके पढ़ेंगे हम लोग मैथ में। अभी तो फिजिक्स में ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रियल फंक्शन का मतलब वैसा फंक्शन जो आपको वास्तविक वैल्यू देता है, और जो आपको अवास्तविक वैल्यू देगा उसको हम लोग इमेजिनरी फंक्शन बोलेंगे। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का जो क्लास होगा वो किसके बारे में होगा, वो होगा रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। अब आपको ये बता चुके हम अभी तक में कि आपके पास मान लो fx है, आपके पास मान लो fx है, तो आपके पास fx है और आपको याद होगा मान लो fx बराबर y x²। तो आपको हम ये बता चुके हैं कि बंधु fx को ही y कहते हैं, बहुत बार बताएं, आपको याद भी होगा fx को ही y भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग y बराबर x² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ लेना जरूरी है कि या तो आप y इक्वल टू x² बोलें या तो आप fx बराबर x² बोलें, बोथ इज सेम, दोनों सेम है। ओके, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें देखेंगे आप y बराबर x² में दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है, एक y है और एक क्या है, x है। तो ये भी एक वेरिएबल है और ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चर, हम लोग 9th 10th में पढ़े थे चर के बारे में, वही चर है, ये वेरिएबल है। लेकिन ये जो y है सर, ये दोनों वेरिएबल है। ये जो आपका x और y है ये दोनों क्या है सर, ये दोनों आपके पास वेरिएबल है। छोटा छोटा दिखता है, दिखेगा, आप थोड़ा सा जूम करके इसको देख लेंगे। ये y और x दोनों क्या है, वेरिएबल है। लेकिन मेरे प्यारे घोड़े लाल, ये जो y है और ये जो x है, उसमें से ये y सर इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम इसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये समझना है कि y और x दोनों वेरिएबल है, बट x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो y और x के बारे में हम लोग समझ गए। और अब समझेंगे आपकी ग्राफ क्या है। तो कहा गया है कि किसी भी फंक्शन का, जैसे y बराबर x², y बराबर x³ वगैरह वगैरह, किसी भी फंक्शन का जो एक पिक्चोरियल डायग्राम होता है, जिसको हम लोग एक आप ये समझिए कि जिसको किसी भी फंक्शन को यदि आप किसी फिगर के द्वारा दर्शाते हैं, किसी फिगर के द्वारा उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तब
उस प्रकार के फिगर को हम लोग ग्राफ कहते हैं। अर्थात यदि आप उसको एक इमेज के द्वारा किसी भी फंक्शन के x और y के रिलेशन को आप बताते हैं इमेज के द्वारा, तब उस प्रकार का जो एक पिक्चर बनता है, जो एक चित्र बनता है, उसी का नाम क्या है? ग्राफ। अर्थात ग्राफ क्या है? तो दोनों वेरिएबल y और x के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को यदि आप किसी इमेज के द्वारा दर्शाते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम है ग्राफ, अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या नाम है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब है कि आज के क्लास में हमको फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन को हम लोग एक इमेज के रूप में, एक पिक्चर के रूप में, उसमें x और y में, क्योंकि दो ही तो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ये जो आपका x है आप इसे इनपुट भी कह सकते हैं। यहाँ पे x को आप कहिए इनपुट और y को कहिए क्या? आप आउटपुट। x को आप क्या कहिए? x को आप कहिए इनपुट और y को आप क्या कहिए? आउटपुट। तो ये आपका x जो है वो इनपुट है और y जो है क्या है? आउटपुट है। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट में मतलब x और y में आप क्या लेते हैं? रिलेशन लेते हैं। और उसी रिलेशन को अगर आप पिक्चोरियल डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, दर्शाते हैं, इमेज के रूप में दर्शाते हैं, तो इसी प्रोसेस का क्या नाम है? ग्राफ। तो आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए आप पूरी तरीका से तैयार हो जाओ। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ को। तो हम लोग अभी क्या समझे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस दैट, इस प्रकार। सर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वैसा वेरिएबल जो किसी और पर डिपेंड ना करे, और डिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड करे। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यदि आप x का मान रखते हैं तो y से क्या पूछ के रखते हैं? जैसे आपने x बराबर 0 रखा तो y से पूछा था क्या? नहीं पूछा। x बराबर 2 रखा, y से पूछा था क्या? नहीं पूछा। तो वैसा वैल्यू जो y पर डिपेंड ना करे, जो अगल बगल पे डिपेंड ना करे, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वैसा जो दूसरे पर डिपेंड करे, अगर y का मान निकालना है तो x के मान पे वो डिपेंड करेगा। x का मान कभी 1 हो जाएगा तो y के मान को भी 1 का स्क्वायर मतलब 1 होना पड़ेगा। वो चाह भी लेगा तो वो 4 नहीं हो पाएगा। यदि x का मान 2 है तो y को 4 होना पड़ेगा। वो कितनों नाक थुथुर के मर जाए, वो 8 नहीं हो सकता। ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में एक प्रकार का अंतर। ओके, नेक्स्ट। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ के बारे में। आपको हम पीछे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ा चुके हैं। और आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप 11th को पढ़ने के लिए जो भी बेसिक टॉपिक मेरा अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप मेडिकल के हो, चाहे आप बोर्ड के हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, इस कोरोना में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा भाई, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। सफलता का कोई भी आज तक शॉर्टकट न बना है न बनने वाला है। चाहे आप शिक्षा नीति में कितनों ही सुधार क्यों न कर दें, आपको तपना ही पड़ेगा, आपको थकना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा, आपको गिरना ही पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा। इसीलिए आप गिरने, उठने, संघर्ष करने, तपने और चमकने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग बोल रहे थे ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं आप उसका सबसे पहले स्टडी कर लें, उसको देख लें, उसका नोट तैयार कर लें, तब आप ग्राफ की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहला है ग्राफ ऑफ एक्सिस। ग्राफ ऑफ एक्सिस देखेंगे, जब आप 9th में थे तो आपने पढ़ा होगा कि ये है y एक्सिस और ये क्या है आपका x एक्सिस। ये ऑरिजिन पहचानते हैं आप? ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और ये क्या है? ऑरिजिन। ऑरिजिन के दाएं तरफ x को आप पॉजिटिव लेते हैं, ऑरिजिन के बाएं तरफ x को आप निगेटिव लेते हैं, ऑरिजिन के ऊपर y को आप पॉजिटिव लेते हैं और ऑरिजिन के नीचे y को आप निगेटिव लेते हैं। इसीलिए आप बचपन में देखे होंगे, आप इसको x डैश लिखते थे, आप बचपन में इसको y डैश लिखते थे। खूब मन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर x x डैश y y डैश, ओके, x x डैश y y डैश, कंप्लीट। अब आपको ये समझना है कि ये जो आपके सामने ऑरिजिन है, इस x y एक्सिस पर, इसी को हम लोग x और y को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। हालांकि उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस का प्लुरल होता है एक्सिस, जैसे फार्मूला का प्लुरल फार्मूली। तो उसी प्रकार ये एक्सिस है, मतलब x और y दोनों मिलके क्या बनाता है? एक्सिस। तो आपने क्या बोला? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और x और y दोनों मिलके बनाता है कोऑर्डिनेट। x और y दोनों मिलके क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट। जैसे निर्देशांक जी, तो जैसे 5 है, 6 है, आप 10th में पढ़े हुए हैं।
5 को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और 6 को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। 5 को क्या बोलते हैं आप, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक, और 6 को बोलते हैं वाई निर्देशांक, और दोनों को मिला के बोलते हैं आप निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई जब दोनों मिलता है तो वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट, जिसकी स्टडी आपने 10th में शायद निर्देशांक ज्यामिति में किए हैं, तो आगे भी आप उसको एक बार देख लेंगे। तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट के बारे में। लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आप दो बात समझिए, और हम जितना लाइन बोलेंगे आपसे निवेदन है कि सभी लाइन आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। अब देखेंगे सबसे पहली बात कि आपको वाई एक्स पे आना है। मान लो आप यहाँ पे ऊपर पे, यहाँ पे हो, वाई पे हो, यहाँ पे जहाँ पे हम मार्कर रखते हैं, आपको आना एक्स पे है, तो यहाँ से क्या होगा, नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होता है। दो बात बोले हैं, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होगा और वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होगा। इसीलिए एक्स एक्सिस का समीकरण y बराबर 0, क्या बोले, एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। बताइए एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0, y एक्सिस का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। ऑरिजिन पे दोनों 0 है, इसीलिए ऑरिजिन का समीकरण होता है x बराबर 0 एंड y बराबर 0। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ऑरिजिन। ओके, तो x एक्सिस पर y का मान 0, y एक्सिस पर x का मान 0, ऑरिजिन पर x और y दोनों 0 होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि x एक्सिस, y एक्सिस और ऑरिजिन का इक्वेशन क्या होता है, कंप्लीट। इसी को आप बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे आप बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे आप क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसीलिए ये है आपका प्लस प्लस। ओके, ये जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, किसी भी निर्देशांक में सबसे पहले लिखा होता है x और उसके बाद y। तो ये जो आपके सामने में सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, माइनस प्लस। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, माइनस माइनस। x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, इसीलिए आपने क्या बोला, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो पहले x को लिखते हैं, तो x पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे, कोमा देंगे, और उसके बाद y को लिखेंगे तो y क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो गया, प्लस कोमा माइनस। इसी पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछने, बताइए 6,5 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करनी है, मात्र इसके लिए आपको दोनों का 6, 5 आप मत देखिए, आप केवल क्या देखिए कि दोनों का चिन्ह क्या है। केवल 6 के बगल में प्लस, 5 के बगल में प्लस, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताइए 0 0 किसका निर्देशांक है, मूल बिंदु ऑरिजिन का। बताइए 2,-4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये क्या हो गया, 2 के बगल में प्लस, 4 के बगल में माइनस, प्लस माइनस किसका चिन्ह है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट में, कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो अगला हम लोग देंगे कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे 2-3 लाइन को आप समझिएगा। अगला हेडिंग दीजिए आप, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, एकदम लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़िए। ये मान लो आपके पास है y एक्सिस, केवल ग्राफ में 2 ही चीज़ की तो बात होगी, एक होगा y एक्सिस और एक होगा x एक्सिस। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ओके, तो हम लोग को ये समझना है कि ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। हम लोग आपको ये बता चुके कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, कंप्लीट। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले आप ये बताओ कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y बराबर 0, y बराबर 0। आप देखिए, तो अगर हम y बराबर 1 पूछें तो कहाँ जाइएगा आप, 0 के ऊपर कि 0 के नीचे। तो अगर हम y बराबर 1 पूछेंगे तो 1 कहाँ होता है, 0 के ऊपर, 2 कहाँ होता है और ऊपर,
3 कहाँ होता है और ऊपर, 4 कहाँ होता है और ऊपर, -1 कहाँ होता है 0 के नीचे, अच्छा -2 कहाँ होता है 0 के नीचे। इसका मतलब है कि ये लाइन है y बराबर 4, ये लाइन है y बराबर 3, ये लाइन है y बराबर 2, ये लाइन है y बराबर 1, ये लाइन है y बराबर -1, ये लाइन y बराबर -2। मतलब y बराबर कुछ भी, y बराबर एनीथिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। आप देखिए यहाँ पे ये कौन चीज़ है, ये आपका x एक्सिस है ना, ये क्या है, ये लाइन y बराबर x, वो ये x एक्सिस है। तो y बराबर कुछ भी, आप गौर करो किसके समांतर बना है, x एक्सिस के समांतर। इसीलिए आज के बाद y बराबर एनीथिंग, y बराबर एनीथिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस। y बराबर कुछ भी ग्राफ आएगा, आप आंख बंद कर लीजिए, x के समांतर खींच दीजिए, ग्राफ तैयार है आपका। ओके, y बराबर कुछ भी पूछता है सर, यही सब चीज़ आपको याद रखनी है। ये नहीं कि सर ग्राफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 28 बना के, वैसा करने का टाइम आपके पास नहीं है। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले स्थान पर पहुंच चुके हो। वहाँ पे आप जैसे किसी को सुई देना है पेशेंट को, क्या करेंगे, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे कैसे किसी को सुई दिया जाता है, बोलेगा नस पकड़िए, उसके बाद उसमें सुई भोंकी, पता चला आप किधरों भोंक दी। ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपके सामने पेशेंट है, उसका इलाज, जैसे ही पेशेंट का आपने देखा कि इसका इस प्रकार का तबीयत खराब है, आपके दिमाग में तुरंत एक ये आपके मन में एक उसका उपाय सूझ जाना चाहिए कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। गेट रेडी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर बन गए और ऐसा इंजीनियर बने कि ऐसा घर बना दी, घड़ी गिर गया 2 महीना के बाद, तो वैसा नहीं बनना है। आपको कंस्ट्रक्टिव इंजीनियर बनना है, डिस्ट्रक्टिव सोच नहीं रखनी है। तो वैसा करने के लिए आपके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो देखिए आप, तो मेरा कहना है कि y बराबर कुछ भी इज हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। y बराबर कुछ भी हमेशा x एक्सिस के समांतर होता है। कंप्लीट, यहीं पे आप समझिए y x बराबर कुछ भी, x बराबर कुछ भी, देखो y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y एक्सिस का इक्वेशन आपने बोला था x बराबर 0, आपको याद है x बराबर 0। रेड पेन दिखता होगा, थोड़ा दिक्कत होता है रेड पेन को देखने में, लेकिन आप देख लेंगे अच्छे से, आप बहुत तगड़े हो। तो ये x बराबर 0, 1 किधर जाएगा, 1 जाएगा इसके राइट में, क्योंकि 0 के आगे ना 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 1, यहाँ पे हो गया x बराबर 2, यहाँ पे x बराबर 3, यहाँ पे x बराबर 4। ये -1 तो इसके पीछे, -2 तो और पीछे, -3 तो और पीछे। ठीक है, इसका मतलब ये x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर -1, -2, -3। ओके, तो आप देखिए x बराबर कुछ भी किसके पैरेलल है, x बराबर कुछ भी, एनीथिंग, x बराबर कुछ भी किसके समांतर खींचा गया है, तो आप देखोगे कि वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हुआ है। तो आज आपको ये समझना है कि x बराबर कुछ भी हमेशा y एक्सिस के समांतर ही खींचा जाएगा। y बराबर कुछ भी हमेशा x बराबर कुछ भी हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ होगा। कंप्लीट। तो ये था किसका, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम आपसे ग्राफ पूछेंगे और आप तुरंत उसका जवाब देंगे, तुरंत। तो यहाँ से आपने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब जरा सा आप देखेंगे तो आपके सामने सवाल ऐसा पूछा जाएगा, देखिएगा सवाल पूछेंगे हम आपसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ देखेंगे सबसे पहली बात x बराबर 1, x बराबर -2, y बराबर 2, y बराबर -7/2, y बराबर -5। ऐसा ग्राफ आपके सामने दे दी, सबको ड्रॉ करना। आइए सबको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका y एक्सिस और ये आपका क्या है, x एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन। x बराबर 1, बताइए x किसके समांतर होता है, y के समांतर, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, x बराबर -2 कहाँ है, ऑरिजिन के पीछे, तो इधर हो जाएगा कहीं x बराबर -2। समझ में आ रहा है। अगला y बराबर 2, y किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल, तो ये हो गया आपका y बराबर 2, खींचा गया। y बराबर -7/2, -7/2 का मतलब 3.5, तो -3.5 माइनस में है तो ऑरिजिन के नीचे, y बराबर है तो हमेशा x के समांतर होगा, लेकिन ऑरिजिन के यहाँ ऑरिजिन के नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपका y बराबर -7/2। ये इसको अगर लिखा जाए तो -3.5, उसके बाद y बराबर -5 तो -3.5 से और नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपका y बराबर -5। ये सभी के सभी क्या है, ग्राफ हैं। किनका, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन देता है, कोई किसी भी प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था ग्राफ किसका, कांस्टेंट फंक्शन का।
क्या आप समझ पाए? ओके, देखेंगे अब आपको सीखना है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। तो सबसे पहले ये जानना है कि लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, तो आपको ये समझना है कि लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं। पहले आप समझो कि लीनियर फंक्शन क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लीनियर फंक्शन का मतलब होता है कि यदि वेरिएबल पर, वेरिएबल कौन कौन है, x और y, यदि x और y मतलब दोनों वेरिएबल का पावर यदि एक होता है, दोनों वेरिएबल का पावर यदि एक होता है, केवल वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से गुना हो सकता है, उस वेरिएबल में कुछ जुटा हुआ हो सकता है, कुछ घटा हुआ हो सकता है, कुछ भाग में हो सकता है, कुछ गुना में हो सकता है। आप उस चीज़ को मैटर ना करें, आप केवल मैटर ये करें कि वेरिएबल पर पावर क्या है। यदि वेरिएबल पर पावर एक होगा तो वैसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, तो ये लीनियर फंक्शन। जैसे देखो आप y बराबर x, जैसे y बराबर 2x, जैसे y बराबर -x, जैसे y बराबर -3x, जैसे y बराबर x + 2, जैसे y बराबर x - 2, जैसे y बराबर 2x + 2, जैसे y बराबर -3x + 2, जैसे y बराबर 2x + 3, जैसे y बराबर -3x + ऐसा कोई भी फंक्शन होगा। ऐसा कोई भी, सर कुछ गुना रहे कुछ भाग रहे, आप कुछ भाग भी कर सकते हो, x/2 + 1, कुछ भाग रहे कुछ गुना रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल क्या देखना है, केवल देखना है x और y का पावर। यदि x और y का पावर यदि एक हो तब इस प्रकार के फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। यदि x और y का पावर एक हो तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। क्या आपने समझ गया? वैसे तो लीनियर फंक्शन को लिखने का तरीका है ax + by + c = 0। ये मैथ की बातें, ax + by + c = 0। और हम जब पढ़ाएंगे तो हम ये इतना ज़्यादा बुजुर्ग की तरह हम नहीं पढ़ाते। इसलिए प्लीज़ आपको ये समझना है कि दुनिया का कोई भी ग्राफ आएगा उसका मुंह देखते ही बता देंगे इसका कैरेक्टर कैसा है। तो उस प्रकार की पढ़ाई आपको करनी है। जैसे ही आपने देखा हाँ सर ऐसे ग्राफ बनेगा, खींच दिया ग्राफ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को मतलब कि फॉर्मेलिटी नहीं सीखना है, आपको नॉलेज सीखना है, आपको डीप कम्युनिकेशन सीखना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। वैसे इसका जो स्टैंडर्ड रूप क्या है, ax + by + c = 0, जहाँ पे a को बोलते हैं x का वो x का गुना कोएफिशिएंट ऑफ x, b है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c है कांस्टेंट टर्म। ओके, a को बोलते हैं x का कोएफिशिएंट, b को बोलते हैं y का कोएफिशिएंट, c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या है, a b c क्या है आपके सामने, कांस्टेंट। a b c क्या होगा आपके सामने, कांस्टेंट। इस प्रकार का जो भी फंक्शन आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। x a b c के बारे में आप जान गए। ओके, आप देखेंगे अब आपको 2-3 टर्म समझना है, समझिएगा यहाँ से। अब हम जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको समझना है, एकदम आराम से। जब आप बचपन में थे तो आप कैसे ग्राफ खींचते थे, आप जब बचपन में थे तो कैसे खींचे थे। मान लो आपके सामने दे दिए y बराबर x + 2 या y बराबर x, ऐसा ग्राफ दे दिए। तो जब आप बचपन में थे तो ऐसे खींचते थे, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 1। यहाँ से पॉइंट निकाल लिए, फिर ये x हो गया, ये y हो गया, सर 0 0 यहाँ पे आ गया, सर 1 ये सर 1 1 यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद स्केल लिया, इसे ग्राफ खींच दिए, कौन खींचा गया, y बराबर x खींचा गया। अब देखिए, लेकिन हम आपको ये नहीं समझाने वाले, हम ये समझाने वाले हैं कि यदि x का गुणांक पॉजिटिव हो, समझिएगा आप अच्छे से, यदि x का गुणांक मतलब x का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव हो तो वह ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कुछ नहीं सीखना है आज के बाद, ये सभी की पॉइंट रखेंगे निकालेंगे, ये सब इधर नहीं चलेगा। सबसे पहली बात आपको ये जानना है, एकदम जैसा लाइन हम बोलेंगे वैसा ही लैंग्वेज में लिखना है और वैसा ही बोल के पढ़ना है। प्लीज हम क्या बोले, y बराबर x है, समझिएगा y बराबर x है। यदि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, यदि x में कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ गुना हो सकता है, कुछ भाग हो सकता है, लेकिन यहाँ न तो कुछ जोड़ में होना चाहिए न तो कुछ घटाव में होना चाहिए। जैसे y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 4x, y बराबर x/4, y बराबर x/3, ऐसा कोई भी ग्राफ है वो हमेशा पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, वो हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा, साथ ही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा मतलब अवस्थित होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अवस्थित होगा तथा ऑरिजिन से पास करेगा।
ठीक है। आप देखेंगे यदि अब यहाँ देखिए जरा, जैसे y बराबर x तो कैसा ग्राफ हो गया, एक्स एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर y बराबर 2x, ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y बराबर x का। यदि y बराबर 2x दे दे, y बराबर 2x, तो ये ग्राफ भी इसी प्रकार का होगा, लेकिन क्या हुआ है, 2 से गुना हो गया है। तो 2 से गुना होने की वजह से ये ग्राफ जो है थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है, पहले कितना था, 1 था, 1 का स्लोप क्या होता है, 1 का स्लोप टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। मतलब जब वैल्यू 1 रहेगा तो टेन थीटा कम होगा, और यदि वैल्यू 2 हो जाएगा तो टेन थीटा बढ़ जाएगा, और टेन थीटा जब बढ़ जाएगा तो थीटा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले थीटा इतना था, अब थीटा बढ़ जाएगा। तो बोले किधर घूम गया वो, तो ये हो गया किसका ग्राफ, y बराबर 2x, ये हो गया y बराबर, अच्छा y बराबर 3x, सेम ग्राफ सर, सेम ग्राफ सर, एकदम सेम ग्राफ सर, देखिए ना सर, सेम ग्राफ, y बराबर 3x ऐसा ग्राफ, y बराबर 4x, सेम ग्राफ सर, सेम ग्राफ, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा घूम जाएगा। ये हो गया ग्राफ किसका, y बराबर 4x का। इसीलिए चाहे y बराबर x हो, y बराबर 2x हो, y बराबर 3x हो, y बराबर 4x हो, y बराबर x/2 हो, y बराबर x/4 हो, लेकिन प्लस में y बराबर x/5 हो, कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा, साथ ही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके नेक्स्ट, तो ये किसका हो गया, y बराबर x का, कंप्लीट। आप देखेंगे अब दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे एक बार, कहा गया है कि अगर ग्राफ में, यदि ग्राफ में कुछ जुटता है, यदि ग्राफ में कुछ जुटता है मतलब कुछ ऐड होता है, तो ग्राफ जहां है वहीं से जितना यूनिट ऐड होगा उतना ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब ग्राफ में कुछ जुटने पर ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है और कुछ घटने पर ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है। 2 पॉइंट बोले हैं, आपकी जिंदगी को बदल देगा ये। क्या बोले, यदि ग्राफ में कुछ जुटता है, जैसे x में कुछ जुटेगा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यदि कुछ घटेगा तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर समझिए, यदि उसमें कुछ जुटेगा तो वो ऊपर शिफ्ट होगा, कुछ घटेगा तो वो नीचे शिफ्ट होगा। अर्थात समझिए आप, जैसे मेरा कहना है y बराबर x प्लस 2, समझिए, क्या आप y बराबर x को पहचानते हैं, पहचानते हैं। उसी में क्या जुटा, 2, तो सबसे पहली बात उसी में जुट गया 2, तो ये क्या हो गया, आप जानते हैं ये y बराबर x है, ये कौन हो गया, y बराबर x। लेकिन आपको क्या बनानी है, y बराबर x प्लस 2, तो इसी ग्राफ को कितना ऊपर कर देंगे आप, 2 यूनिट ऊपर कर देंगे, तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये जो पहले y बराबर x था वो कहाँ चला गया, तो ये 2 यूनिट ऊपर चला गया। बस आपको यही सीखना है, ठीक है। अब देखिए, यदि बाय द वे ग्राफ ये क्या था, y बराबर x प्लस 2, कंप्लीट, तो क्या हुआ, y बराबर x तो आप जानते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ऑरिजिन से पास करेगा, लेकिन उसमें कुछ जुटेगा, तो जितना जुटेगा ग्राफ को उतना ही ऊपर शिफ्ट कर देना है, कुछ नहीं करनी है, ग्राफ को उतना ही यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। ये बच्चों की तरह पॉइंट निकाल के आपको बनाने नहीं दिया जाएगा, ग्राफ लिखेंगे और आपके द्वारा छप जाना चाहिए, कंप्लीट। नेक्स्ट, दूसरा लाइन है, यदि किसी ग्राफ में कुछ घटता है, यदि किसी ग्राफ में कुछ घटता है, यदि किसी ग्राफ में कुछ घटता है, जैसे x-2, यदि ग्राफ में कुछ घटा है, पहले वाले में कुछ जुटा था, आज क्या हुआ है, कुछ घटा है, यदि कुछ घटेगा तो ग्राफ जो है उतना यूनिट नीचे चला जाएगा। y बराबर x को तो जानते हैं, उसी में से 2 घटा है तो क्या होगा, उतना यूनिट नीचे चला जाएगा। अब आप अपने मन को टटोलिए, उसमें y बराबर x का ग्राफ बना हुआ है, आप यदि अपने मन को टटोलिएगा तो उसमें y बराबर x का ग्राफ बना हुआ है, उसी ग्राफ को क्या करना है, पकड़ के 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना है। तो बताइए, फाइनली जैसे ही आपने देखा आपको ये ग्राफ आपके दिमाग में छप गया होगा, दिस इज द y बराबर x-2, कितना यूनिट नीचे गया, 2 यूनिट, ऑरिजिन से 2 यूनिट नीचे चला गया। क्या सही है, सही है। अगला ग्राफ देखेंगे, जैसे y बराबर 2x प्लस 5, अगला ग्राफ है आपके सामने, y बराबर 2x प्लस 5, जितना ग्राफ हम देंगे सबका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। y बराबर 2x प्लस 5, आपको बताएं कि 2x का ग्राफ कैसा होता है, कैसा, वैसा ही सर जैसा x का, y बराबर x का ग्राफ होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऑरिजिन से पास करना, उसी में 5 जुट गया तो 5 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ को आप कैसे बनाओगे, y एक्सिस, x एक्सिस। अगर y बराबर 2x होता तो ग्राफ यहाँ से ऐसे पास करता, लेकिन उसमें 5 जुट गया तो ग्राफ क्या होगा, ये 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर 2x प्लस 5। बोलिए समझ में आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। अगला ग्राफ है y बराबर
3x माइनस 6 ऐसा दिया हुआ है, y बराबर 3x माइनस 6। तो सबसे पहली बात y बराबर 3x का ग्राफ आप समझ चुके हैं, जैसा y बराबर x का होता है, और उसी को क्या करना है, 6 यूनिट नीचे कर देना है। तो जैसे ही आप इसको देखे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन में ये x, ये y, ये ऑरिजिन ग्राफ 3x भी तो ऐसे ही जाता, ठीक है। 3x माइनस 6 क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 6 यूनिट ग्राफ को नीचे कर देना है। तो ये हो गया y बराबर 3x माइनस 6, ये कितना नीचे हो गया, 6 यूनिट नीचे हो गया। ग्राफ समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि इस प्रकार का अगर कोई भी ग्राफ दिखेगा तो आपसे बन जाना चाहिए कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आपको ग्राफ देखना है। जैसे आप क्या देख रहे थे, y बराबर x देखा आपने, y बराबर 2x, y बराबर 3x, 2x प्लस 2, 2x माइनस 2 वगैरह वगैरह। अब आपको देखना है y बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स। सर y, ये जो y बराबर माइनस एक्स होगा, ये उल्टा, माइनस क्या होता है, 2 का उल्टा माइनस 2, 3 का उल्टा माइनस 3, उसी प्रकार x का उल्टा माइनस एक्स। इसका मतलब है ग्राफ जैसा x y बराबर x का था, उसका उल्टा माइनस एक्स का होगा। इसका मतलब है यदि y बराबर x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो बच गया कौन, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो y बराबर जो माइनस एक्स होता है वो किससे गुजरता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरता है। y बराबर माइनस एक्स जो होता है वो सेकेंड और थर्ड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड और फोर्थ से गुजरता है। साथ में ऑरिजिन से पास करता है। y बराबर माइनस एक्स इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड लाइज इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साथ में ऑरिजिन से पास करेगा। इसी में कुछ जुटा रहता तो ग्राफ ऊपर चला जाता, कुछ घटा रहता तो ग्राफ नीचे चला आता। समझ में आ रहा है। अगर इसी में कुछ जुटा रहेगा तो ग्राफ उतना ऊपर चला जाएगा, और कुछ घटा रहेगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। जैसे y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 क्या है, y बराबर माइनस एक्स तो आप जानते हैं, उसी में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, तो माइनस एक्स का तो ग्राफ ये है, इसमें कुछ जुटेगा तो ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 का। ओके, यदि बाय द वे y बराबर माइनस एक्स माइनस 3 कर दिया, तो आप तो y बराबर माइनस एक्स को जानते हैं, ऐसा होता है, उसी में कुछ माइनस हुआ, आपको समझाए थे, माइनस जैसे ही हुआ तो ग्राफ उतना नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ माइनस होगा तो वो ग्राफ उतना नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, कितना माइनस हुआ है तो 3, तो ये ग्राफ 3 यूनिट क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, y बराबर माइनस एक्स माइनस 3। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये ग्राफ है किसका, लीनियर फंक्शन का। किसी कोई भी ग्राफ आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको बना पाएंगे। आप कुछ होमवर्क लिखते हैं और उसे आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही हमें बताएंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले यदि आपको ग्राफ आपसे बनती है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि सर हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपसे नहीं बनती है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। तो अगला है कुछ होमवर्क लिखेंगे आज आप। सबसे पहला, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, ड्रॉ द गिवन ग्राफ। आपको कुछ ग्राफ गिवन है जिसको ड्रॉ करना है, कुछ ग्राफ गिवन है जिसको आपको ड्रॉ करनी है। नंबर 1 पहला ग्राफ है आपके सामने, y बराबर x प्लस 2। दूसरा ग्राफ है y बराबर 3x माइनस 4। तीसरा ग्राफ है y इक्वल टू 3x प्लस 4। चौथा ग्राफ है आपके सामने y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। पांचवा ग्राफ है आपके सामने y बराबर माइनस एक्स माइनस 3। छठा ग्राफ है आपके सामने y इक्वल टू 6x प्लस 2। सातवां ग्राफ है आपके सामने y बराबर 3x। आठवां ग्राफ आपके सामने y बराबर 4x। नौवां ग्राफ है आपके सामने y बराबर x/4। 10वां ग्राफ है आपके सामने y बराबर x/4 प्लस 2। और 11वां ग्राफ आपके सामने y इक्वल टू x/3 माइनस 2। 12वां ग्राफ है आपके सामने y बराबर 3x प्लस 4/5। 13वां ग्राफ है आपके सामने y बराबर 5x प्लस 2/3। 14वां ग्राफ है y बराबर 2x माइनस 3/2। सर ये जो आपके सामने 14-15 ग्राफ दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने जैसे कि कभी ऐसा ग्राफ आपके सामने आ जाए y बराबर 1.5x प्लस 2। 16वां ग्राफ आ गया y बराबर 3x माइनस 4। ऐसा कोई भी ग्राफ यदि आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 15-16 ग्राफ को जल्दी से 1 से लगभग 10 मिनट में आप इसको बना करके हमें बताइए कि सर बिना आपके आप कैलकुलेशन एकदम ना करें, ग्राफ को देखें कॉपी में ड्रॉ करें, ग्राफ को देखें कॉपी में ड्रॉ करें।
और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मेरा ग्राफ सही है कि नहीं है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम आपके ग्राफ को चेक कर दें। 7258958011 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे अपना फोटो खींच के पेज का, ताकि हम चेक कर दें कि आपका जो बना हुआ ग्राफ है वो सही है कि नहीं। अगर कहीं पे फॉल्ट होगा हम आपको कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।